हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि भगवान आपकी हेल्थ और वेल्थ हमेशा ऐसे ही बरकरार रखे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट से जो आपका कैपिटल गेन्स होता है उस पर टैक्स को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो जितने भी तरीके हो सकते थे गूगल से सर्च करके और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के, वो सारे तरीके मैंने एक एक्सेल में जॉट डाउन कर दिए हैं, ताकि हमारे पास एक बेटर क्लैरिटी निकल के आए। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने कैपिटल गेन्स को बचा सकें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि सभी तक वो अवेयरनेस पहुंच पाए। तो चलिए उस सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हेडिंग में आप देखेंगे सबसे पहली रो में दो टर्म्स है, एल टी सी जी एंड एस टी सी जी। जिनको ये नहीं पता है, तो बेसिकली दिस इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। तो अगर आपने जो जो अपने स्टॉक्स को बेचा और उसको अगर एक साल से ज़्यादा होल्ड करके बेचा तो उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है, और अगर आपकी होल्डिंग एक साल से कम थी तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बोला जाता है। तो इन दोनों की ही टैक्स स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो एक बार वही डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के केस में आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी निकल के आती है, दैट इज़ 10 to 12% अबव द वैल्यू ऑफ 1 लाख। मतलब 1 लाख तक कोई भी आपका टैक्स नहीं देना होता इन टर्म्स ऑफ इन दिस केस। बट शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, वहाँ पर सीधा 15% टैक्स लगता है। और अगर आपकी जो इनकम है वो एक सर्टन सर्टन अमाउंट से ज़्यादा है तो उस पर सरचार्ज भी लगता है। इसीलिए यहाँ पर 15 to 18% टैक्स लिखा हुआ है। अगर आपको जानना है कि आप बेसिकली कितना परसेंट टैक्स पे अप्लाई करते हैं आपकी पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनल इनकम के अकॉर्डिंग, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक कर दूँगा। उसको देखिए और आपको उससे एक बेटर क्लैरिटी निकल के आएगी। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके कैपिटल गेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो, दोनों पे ही एटीसी या फिर किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एटीसी में कुछ सेविंग करके इस टैक्स को ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम टैक्स को मिनिमाइज़ कर सकें। सबसे पहला आता है कि आप अपने जो ब्रोकरेज या फिर दूसरे टाइप के चार्जेस हैं जो स्टॉक को ख़रीदने या बेचने में आपके लगे हैं, जैसे कि कोई ब्रोकरेज अगर आपने पी की। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आप ब्रोकर्स जिन पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है ऑन डिलीवरी, फॉर एग्जांपल जीरोधा या एंजल वन, इस टाइप के ब्रोकर के साथ हो। अगर नहीं है तो, और अगर आप एक बड़ी अमाउंट या फिर फ्रिक्वेंटली स्टॉक्स परचेज करते हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू ऑप्ट वन ऑफ दोज चॉइसेस। या फिर कोई और मार्केट में जो बड़ा प्लेयर हो और ब्रोकरेज ना लगा रहा हो हर एक ऑर्डर पे, राइट। इसके अंदर बस एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो एस लगता है बाय और सेल करते हुए, वो बेसिकली डिडक्टेबल नहीं होता। बाकी चार्जेस आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी अमाउंट निकल के आती है, बट यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस अमाउंट टू लो योर टैक्सेस। दूसरा ऑप्शन होता है एग्जाम्पशन। जैसे हमने अभी पहले भी बोला था कि एल के केस में अप टू 1 लाख कोई भी टैक्स नहीं होता है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इसको टैक्स हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग एक पूरा प्रोसेस है, कैसे हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं हर साल। उसको भी एक बार देखेंगे नेक्स्ट सब शीट में। अभी के लिए मैं बस एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट है अपने लॉसेस के अगेंस्ट जो प्रॉफिट हुआ है उसको ऑफसेट कर देना। तो मान लेते हैं कि लास्ट ईयर आपका कोई लॉस हुआ था स्टॉक मार्केट में, जो आपने बुक किया एक्चुअल लॉस, तो आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं जो अभी करंट आपके गेंस है। तो रूल ये रहता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है लेट्स से इस ईयर, तो प्रीवियस 8 साल के आप जितने भी आपके लॉसेस हैं जिसको आपने नहीं लिया अभी तक, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों को ही आप ले सकते हैं। और अगर आपका अभी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ही उसके अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये रूल है हमारा ऑफसेट करने का। और जैसे यहाँ पर लिखा है कि आप अपने लॉस को 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू ऑफसेट देम। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड की बात करते हैं, जो कि है अंडर सेक्शन 54F। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, शॉर्ट टर्म पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को आप बेसिकली बुक करने के बाद बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उस अमाउंट से एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और जितना भी आपको टैक्स देना पड़ता है 10% के अकॉर्डिंग, वो सारा ही आपका बच जाएगा। इस पर भी डिफरेंट रूल्स है, कैपिंग है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके।
नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, LTCG ग्रैंडफादरिंग। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, और अगर या यदि आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं तो शायद आपको पता भी होगा। तो ये भी अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, जो आपका कैपिटल गेंस होते हैं उसी के लिए एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देना चाहूँगा। 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे ज़ीरो टैक्स होता था। गवर्नमेंट ने ये रूल्स चेंज किए और ये भी बोला कि जो लोग पहले से स्टॉक्स खरीद के बैठे हुए हैं उनको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, बट एक पर्टिकुलर डेट के बाद जिन्होंने भी स्टॉक खरीदे उनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पर LTCG ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट आया है कि आज भी जिनके पास शेयर हैं 31 जनवरी 2018 से पहले के परचेज करे हुए, उनको बेसिकली टैक्स को कुछ अमाउंट से एडजस्ट करके देना होता है। तो एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है, और इस कंप्लीट एक्सेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप फ्यूचर में भी गो थ्रू कर सकें। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपके पास पुराने कोई स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं अपने 2018 से पहले के, तो डेफिनेटली इसको चेकआउट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट डीमेट अकाउंट्स बाय डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स नेम। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक पिक करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हाट आई वुड से कि अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कीजिए और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी अर्निंग बहुत ही कम है या फिर ज़ीरो है, तो जो आपका आई थिंक 2.5 लैक्स या फिर अभी रिसेंटली शायद 3 लैक्स हुआ है, 3 लैक्स की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, राइट। तो वो पूरा पूरा टैक्स आपका बच जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो। एक बात आती है यहाँ पर कि अगर जिस फैमिली मेम्बर के नेम पे हमने अपना पैसा ट्रांसफ़र किया, अगर बाय चांस कभी भगवान ना करे उनकी डेथ हो जाती है, तो उस पैसे का क्या होगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उनके नाम पे आप जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ पर अपने आप को नॉमिनी बना लेना है। अगर आपने नॉमिनी बना लिया है तो किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। ये बेसिकली ये सिर्फ एक ईयर के लिए नहीं है, ईयर ऑन ईयर आपका ये अमाउंट, ये जो टैक्सेस हैं ये सेव होंगे। काफ़ी ही इफ़ेक्टिव तरीका है ये टैक्स को बचाने का। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसमें, आप अपने फादर के नाम पे HUF क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर अगर आप मैरिड हैं तो जितने भी मेल मैरिड पर्सन हैं उनके नाम पे एक HUF क्रिएट कर सकते हैं। तो HUF इज़ नथिंग बट एक तरह से फैमिली का एक फ़ंड है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके ऊपर और भी डिटेल्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसके नाम पे भी डीमेट अकाउंट खुल जाता है और इसकी टैक्स स्टेटमेंट बिल्कुल ही सेपरेट होती है, जस्ट लाइक सिमिलर टू एन इंडिविजुअल। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है टू सेव टैक्सेस। इसमें से जो, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है टैक्सेस सेव करने के। अगेन, अगर आपको कोई और तरीका पता है जिससे आप कैपिटल गेंस पे टैक्सेस को बचा सकें, तो डेफिनेटली कमेंट में डालें। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ऐसा कोई तरीका दिखा आफ्टर वैलिडेशन, मैं उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि बाकी लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन आराम से पहुँच पाए। तो चलिए, इनमें से जो दो तरीके थे जिसको हमने बोला था डिटेल में देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला है टैक्स हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो जैसा हमने कहा था ये LTCG पे ही एप्लीकेबल है, मतलब स्टॉक आपने एटलीस्ट 1 ईयर तक होल्ड किया, उसके बाद ही बेचा विद प्रॉफिट। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो आपका पर ईयर 1 लाख तक टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट है, कि 1 लाख के कैपिटल गेंस पे जो कि लॉन्ग टर्म है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसको हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियली उनके लिए होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कि आज स्टॉक ख़रीदा और बेचना कब है कुछ आइडिया नहीं, शायद 5 साल बाद 10 साल बाद बेचेंगे, शायद जब बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए होगा पैसा, बच्चों की शादी होगी तब चाहिए होगा पैसा। तो जो इन्वेस्टर है लंबे टाइम के लिए जो पैसा रखना चाहते हैं, एक बार डाला और भूल गए, उस टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये टैक्स हार्वेस्टिंग का फीचर। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि बेसिकली इसको करते कैसे हैं। तो मैं आपके सामने 2 सिनेरियोज रखूँगा। पहला सिनेरियो जिसमें किसी एक व्यक्ति ने लेट्स से 1 करोड़ रुपये लेके और शेयर या म्यूचुअल फंड में लगा दिए उन्होंने पैसे, और 10 साल बाद देखा और मान लेते हैं कि उनको ऑन एन एवरेज पर ईयर बेसिस पे 20% CAGR मिला। तो 20% CAGR के अकॉर्डिंग ये जो 1 करोड़ लगाया था, ये लगभग 6 करोड़ 19 लाख के आसपास हो जाता है, आप देख सकते हैं। और इस पर जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है उस टाइम पे, वो कैसे निकल के आएगी, जितना भी सेल वैल्यू है माइनस जितना आपने पैसा लगाया था, और जिस साल आप बेचेंगे उस साल LTCG पे 1 लाख का आपको अलग से डिडक्शन एग्जम्पशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना
अभी करंट वैल्यू है माइनस जितना आपने लगाया था माइनस 1 लाख, यहाँ पर हमने अमाउंट लिखी, और जो बाकी का अमाउंट जो बचा टैक्सेबल अमाउंट उस पर 10% टैक्स लगा दिया हमने सीधा सीधा। तो ये टैक्स निकल के आया, ये 51 लाख 52 लाख के आसपास है। अब अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते तो आपका टैक्स कितना निकल के आता, वो होता 42 लाख 43 लैक्स के आसपास। तो मोटा मोटा आपने यहाँ पर 9 लैक्स ऑफ टैक्सेस बचा लिए। वो कैसे? तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमें करना क्या है बेसिकली, हमें एक बार हमने शेयर खरीदा 1 करोड़ रुपए लगाए, राइट। तो हमें क्या करना है, अगले साल हम मान लेते हैं कि वो 20% से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 20% CAGR है, तो वो 20% उस पर एक गेन आया। तो आपको क्या करना है, उसका एक पार्ट 1 करोड़ का एक पार्ट आपको बेच देना है, और बेच के इमीडिएटली खरीद लेना है। तो होगा क्या, गवर्नमेंट की नज़र में ये होगा कि आपने इतने रुपए का एक शेयर खरीदा था और उसको आपने फिर एक प्रॉफिट के साथ में आपने बेचा, आपको एक कैपिटल गेन हुआ 1 साल के बाद। और वो कैपिटल गेन कितना हुआ, 1 लाख रुपीज़ आप बेचेंगे इस अमाउंट का कि आपको 1 लाख का कैपिटल गेन हो। तो उस पर्टिकुलर गेन पे आपको कोई भी टैक्स लगेगा ही नहीं, और ऐसा आपको लगातार 9 साल तक करना है। और 10वें साल ऑटोमेटिकली जब अपना पूरा फंड ही आप बेचेंगे, तो उस साल वो जो 1 लाख रुपीज़ का जो आपको बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हर साल ये जो 1 लाख की लिमिट है इसको यूटिलाइज़ करना है हमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति है जिसके पास 1000 शेयर है किसी कंपनी के, मान लीजिए एशियन पेंट्स, और हर एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज़। तो मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दी है ये, सो दैट कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर लगभग 10 लाख रुपए ये निकल के आए हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1000 शेयर्स हैं, हर एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपीज़ है। अगेन यहाँ पर हम मान रहे हैं कि 20% कैगर से ये पैसा ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले शायद हमारे पास ये डाउट आता होगा कि क्या किसी कंपनी का ऑन एन एवरेज बेसिस लगातार 10% से क्या 20% से क्या CAGR आ सकता है। तो एक एग्जांपल दिखाया तो मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है एशियन पेंट्स का एग्जांपल, स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस CAGR। तो लास्ट 10 ईयर्स का जो CAGR है दैट इज़ 19%। अभी कुछ टाइम पहले ही ये 20% था। तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस ओवर हॉरिजन ऑफ 10 ईयर्स आता रहता है, जैसे यहाँ पर 1% आया। तो आप देख सकते हैं लंबे समय में 10 साल में हर साल 19% यहाँ पर जो इन्वेस्टेड रहा उसको मिला है कंपाउंडिंग बेसिस पे। इसमें एक चीज़ और है, अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, अभी जो लेटेस्ट नंबर हुए हैं रिलीज़ हुए कंपनी की तरफ से 1999 करोड़ ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ भी हो सकता है वो। तो बेसिकली ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन। और इतनी बड़ी अमाउंट का एक्सपेंशन एशियन पेंट में आज तक कभी भी हुआ है क्या? आज तक नहीं। मतलब 2012 से हम डेटा देख रहे हैं, आज तक इतनी बड़ी अमाउंट का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। और जब ये एक्सपेंशन होगा तो क्या इसकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो क्या नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे? ऑफ कोर्स ये सब एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन द नंबर्स। और एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर आप वापस से स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो पिछले 10 साल में 19% का ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है CAGR, और लास्ट 3 ईयर्स में ओनली 12%, लास्ट 1 ईयर में ओनली 1%। तो इससे ये पता चलता है हमें कि लास्ट पिछले 3 साल में, पिछले 1 साल में स्टॉक प्राइस ने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, और लगातार ये पिछले 10 साल से 20% की रिटर्न देते आ रहा है। तो आगे आने वाले 2-3 साल में क्या ये इतनी रिटर्न नहीं दे देगा कि पूरा बराबर कर दे, और इनकी लास्ट 3 ईयर्स और लास्ट 1 ईयर में 20% लिखा आ जाए? हो सकता है। एनीवेज, दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। आप प्रॉपरली अपनी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कन्विक्शन बनाइए, और उसके बाद अगर आपको लगता है आपकी स्टडी के बेसिस पे आपको कन्विक्शन आता है तब भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो वापस अपने एक्सेल पे चलते हैं। और हाँ, यहाँ हम थे, हमने 10 लाख का एशियन पेंट्स खरीदा, और 20% CAGR हमें पर ईयर मिला। तो 1 साल के बाद हम मान लेते हैं कि 20% CAGR मिला, हमें वैल्यू हुई, और 20% के गेन के बाद ही वैल्यू निकल गई 12 लाख। तो 10 लाख से 12 लाख हो गई 20% गेन के बाद। अब हमें कितने अमाउंट का बेचना है शेयर, सो दैट टैक्स हार्वेस्टिंग कर सके हम फॉर द पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन देखें, अगर हम 500 शेयर बेचें, और करंट वैल्यू क्या है शेयर की, क्योंकि पहले 1000 रुपीज़ थी हर एक शेयर की वैल्यू, 20% CAGR के बाद हर एक शेयर की वैल्यू 1200 हो जाएगी। सिंपल मैथ। तो अगर हम 500 शेयर इस वैल्यू पे बेचें तो टोटल वैल्यू निकल के आती है ये 6 लाख रुपए, ठीक है।
और 500 शेयर जब हमने 1000 रुपीज़ के खरीदे थे उस टाइम पे इसकी वैल्यू निकल के आती है 5 लाख रुपीज़। तो दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे हम तो ये गेन निकल के आता है 1 लाख। बस हमें इतनी कैलकुलेशन करनी है कि हमारा जो गेन है वो 1 लाख निकल के आ जाए। उतने शेयर हमने बेच दिए, तो 500 शेयर हमने बेच दिए। अब हुआ क्या, 500 शेयर बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स कितना लगा, 0। और हमने क्या करा, 1200 में बेचा, 500 शेयर 1200 रुपये में बेचे पर पीस, उतने पे हमने वापस खरीद लिए। तो इफेक्टिवली हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और हमारा टैक्स जो है वो 1 लाख पे जो 10% आता है, 10,000 रुपीज़, उससे बच गया। तो ये एक इसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। इसमें एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ कि स्टॉक को खरीदने और बेचने का चार्जेस लगते हैं, बहुत ही मिनिमल चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपने 5 लाख बेसिकली 6 लाख के शेयर बेचे और वापस उसी अमाउंट के शेयर खरीद लिए तो आपको 1440 रुपीज़ के चार्जेस लगे। अगर आपको ये जानना है कि चार्जेस को कैलकुलेट कैसे करें, और इसका हमने थंब रूल भी बनाया था कि इतना % ऑफ द टोटल वैल्यू चार्जेस में जाता है अगर आप किसी नो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर के साथ जाते हैं। तो जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, आपका एंजल वन हो गया, जहाँ ब्रोकरेज लगती नहीं है बेसिकली। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा, ज़रूर चेकआउट करें। आपको आइडिया लगेगा कि कैसे चार्जेस लगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, और इन टोटल आपकी बाय या सेल वैल्यू का कितना % चार्जेस में जाता है। तो ये था टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है अभी तक तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहे, नोटिफिकेशन आए, और वीडियो को शेयर भी करें दूसरों के साथ में। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, जो कि है टैक्स सेविंग बाय बाइंग अ हाउस। तो इसमें क्या होता है, आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी होती है फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए है। और यहाँ पर जो मैंने बोली थी कैपिंग की बात, अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा का गेन है तो उस केस में जो कैपिंग है वो 10 करोड़ सी है। इतना बड़ा कैपिटल गेंस ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल के लिए इन अ पर्टिकुलर ईयर नहीं होता है। तो एक तरह से ये फॉर एन इंडिविजुअल कैपिंग इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके अलावा जो प्रिंसिपल है इस टेक्निक का वो ये है कि आपका जितना भी कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस अमाउंट को लेकर आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, ठीक है। और जितना भी उस पर टैक्स बनता था कैपिटल गेन्स पे, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी कंडीशन समझते हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं। पहली कंडीशन है, यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट विद इन 2 years ऑफ मेकिंग द सेल in a maximum of 2 real estates properties as long as the property remain unsold for a period of 3 years after purchase। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ, उसके बाद आप उससे एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मेक श्योर कि आपके पास पहले खरीदने से पहले एक या उससे कम, मतलब 0 या 1 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। अगर पहले से आपके पास 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आप तीसरी खरीद रहे हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और एक बार आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली तो अगले 3 साल तक उस प्रॉपर्टी को आगे बेचना नहीं है, अदरवाइज आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक और है, जब आपका सेल से जो गेन हुआ, जो आपका कैपिटल गेन हुआ स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने से, तो उस गेन के होने के नेक्स्ट 2 years के अंदर अंदर आपको ये प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, इफ़ यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी within 1 year prior to sale of stock, you can claim the deductions of the cost of the investment against the capital gains and get exemption from the capital gain tax. Again, the investment in the property has to be held for a period of 3 years after purchasing it. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आपने आज प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका जो है कैपिटल गेन हो गया, तो इस केस में भी जो आपने पिछले साल प्रॉपर्टी परचेज करी है उस पर आप बेसिकली आज जो टैक्स बनता है उसको ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है पिछले साल, उसके नेक्स्ट 3 years तक आपको टैक्स नहीं, मतलब आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। लास्ट पॉइंट, यू कैन इन्वेस्ट द प्रोसीडिंग इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज लॉन्ग एज द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 3 years ऑफ मेकिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पैसे को लेकर आप किसी कंस्ट्रक्शन में डाल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पैसे से, तो आप बेसिकली टैक्स से एग्जाम्प्ट है, बट वो जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 years के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं। और इसके साथ में एक नोट भी है
इस नोट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन केस यू आर नॉट बाइंग द प्रॉपर्टी विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपने अगर कैपिटल गेन हुआ आपका और उसी साल आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, जैसे हमने बोला था कि अगले 2 साल में भी आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कीप द अमाउंट इन अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट। तो ये बेसिकली आप किसी भी बैंक में अगर पता करेंगे तो एक स्पेशल अकाउंट होता है कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी आपका कैपिटल गेन्स हुआ है उसको आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस अमाउंट को उस अकाउंट के अंदर डालते हैं। वो पर्पस क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करना। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपके पास कैपिटल गेन हुआ, आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, लेट्स से अगले साल या 2 साल बाद, 2 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो उस पैसे को आप और कहीं रख नहीं सकते, उसको आपको कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट में ही रखना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और आगे क्या लिखा है, दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड ओवर अ 2 year पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ कैपिटल एसेट टू बाय द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट, मेक श्योर टू डिपॉजिट द अमाउंट बाय 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। हाँ, तो जो कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर आपको जो अमाउंट डालनी है वो कब तक डालनी है, उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब अगर अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है और इसकी ITR आप भरेंगे नेक्स्ट ईयर, जो कि आप 31 जुलाई से पहले भरेंगे या 31 जुलाई तक भरेंगे, तो साथ ही साथ अगर आपको उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी परचेज नहीं करी है तो आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट में डालें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अर्नड ऑन दिस इनकम इन कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट विल बी ट्रीटेड सिमिलर टू नॉर्मल बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। तो ये 3 चीज़ें थी। इसमें और भी केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स टैक्स अकाउंट जो होता है वो 2 वेरिएंट्स में आता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में ऑफकोर्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ जस्टिफिकेशन देनी होती है। कैपिटल गेन्स अकाउंट जो आपका बनता है उसमें से जब आप पैसे निकालते हैं तो एक IT ऑफिसर की अप्रूवल भी चाहिए होती है किसी किसी केस में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक आपको मैंने बस एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है ताकि आपको पता चले कि किस किस तरीके से आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं और उसके उसके लिए एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो अगेन सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।